नमस्कार। अच्छा, किसी भी कंपनी की सेहत कैसी है, ये कैसे पता चलता है? एक बहुत अच्छा तरीका है उसके फाइनेंशियल रेशोज यानी वित्तीय अनुपातों को समझना। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही बहुत ज़रूरी रेशो के बारे में जो ये बताता है कि कोई कंपनी अपने ग्राहकों से उधार का पैसा कितनी तेज़ी से और कितनी अच्छी तरह से वापस लेती है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। आज का हमारा सफर कैसा रहेगा, ये देखते हैं। सबसे पहले हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कुछ बेसिक बातें समझेंगे। फिर हम जानेंगे कि ये एआर टर्नओवर होता क्या है। उसके बाद देखेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है, इसके नतीजों का मतलब क्या है, और हाँ, आखिर में हम इसकी कुछ सीमाओं पर भी बात करेंगे ताकि हमें पूरी तस्वीर साफ साफ दिखे। अब देखिए, इस रेशियो पे सीधे कूदने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये आता कहाँ से है। मतलब वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो इसकी बुनियाद बनते हैं। ये किसी भी बिजनेस के एनालिसिस की नींव होते हैं। अब ये जो एनालॉजी है ना, ये चीज़ों को बहुत आसान बना देती है। इनकम स्टेटमेंट को आप एक मूवी की तरह सोचिए, जो पूरे साल कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया ये दिखाती है। कितना पैसा कमाया, कितना खर्च किया। दूसरी तरफ है बैलेंस शीट, जो एक तस्वीर की तरह है। ये साल के किसी एक दिन, एक पल का स्नैपशॉट है कि कंपनी के पास क्या क्या है और उस पर क्या क्या देनदारी है। ये फर्क समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें परफॉर्मेंस और पोजीशन दोनों को देखना होता है। तो ये अकाउंट्स रिसीवेबल, जिसे हम शॉर्ट में एआर भी कहते हैं, आखिर है क्या भला? सीधे सीधे कहें तो ये ग्राहकों की तरफ से कंपनी को मिलने वाला उधार है। ये वो पैसा है जो कंपनी को उन चीज़ों या सर्विसेज के लिए मिलना है जो वो दे चुकी है, पर पेमेंट अभी तक नहीं आया। और इसे बैलेंस शीट में एक करंट एसेट के तौर पर दिखाया जाता है। मतलब ये एक ऐसी संपत्ति है जिसके एक साल के अंदर कैश में बदल जाने की उम्मीद होती है। ठीक है, तो अब हमें एआर का कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया। चलिए अब अपने मेन टॉपिक पे वापस आते हैं। एआर टर्नओवर रेशियो। तो सवाल ये है कि आखिर ये रेशियो है क्या, और ये किसी कंपनी के बारे में हमें क्या बताता है? ये रेशियो असल में एक बहुत ही सीधे से सवाल का जवाब देता है, और वो सवाल ये है कि एक कंपनी अपने उधार दिए हुए पैसे को वापस वसूलने में कितनी कुशल है, कितनी एफिशिएंट है। तो आसान भाषा में कहें तो ये रेशियो हमें एक कहानी सुनाता है। ये बताता है कि एक साल जैसी किसी तय अवधि में कोई कंपनी कितनी बार अपने उधार वाले पैसे को सफलतापूर्वक वापस वसूल कर कैश में बदल पाती है। जितनी ज्यादा बार कंपनी ये कर पाती है, आमतौर पर उतना ही अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि कंपनी के हाथ में काम करने के लिए ज्यादा कैश रहता है। और हाँ, ये सिर्फ किताबों में पढ़ने वाला कोई नंबर नहीं है। इसका असली दुनिया में बड़ा असर होता है। ये कंपनी को अपना कैश फ्लो प्लान करने में मदद करता है। ये बताता है कि उसकी कलेक्शन टीम कितना अच्छा काम कर रही है, और मैनेजमेंट को वक्त के साथ अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करने का एक पैमाना देता है। ओके, तो हमें पता चल गया कि ये क्या है और क्यों ज़रूरी है। अब ज़रा इसके गणित में घुसते हैं, देखते हैं कि इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है। इसका फॉर्मूला बहुत ही सीधा साधा है। क्रेडिट सेल्स को हम एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल से डिवाइड करते हैं। मतलब उधार पर की गई कुल बिक्री को ग्राहकों से मिलने वाली औसत बकाया राशि से भाग देते हैं। अब सवाल उठता है कि ये नंबर आए कहाँ से। तो ये टेबल हमें यही बताती है कि इस पहेली का हर टुकड़ा कहाँ से उठाया गया है। क्रेडिट सेल्स का आंकड़ा कंपनी के अपने सेल्स रिकॉर्ड से आता है, जबकि अकाउंट्स रिसीवेबल की रकम हमें बैलेंस शीट से मिलती है। चलिए, आप जो हमारे पास एग्जाम्पल के नंबर्स हैं उनका इस्तेमाल करके इस कैलकुलेशन को स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं। तो सबसे पहला कदम, स्टेप 1, है नेट क्रेडिट सेल्स का पता लगाना। अब ये वो टोटल सेल्स हैं जो कंपनी ने उधार पर की है, मतलब जिसका पैसा तुरंत नहीं मिला। हमारे इस उदाहरण में ये रकम है $8,12,000। अगला कदम है एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल निकालना। देखिए, हम सिर्फ साल के आखिर का नंबर नहीं ले सकते, क्योंकि वो तो बस एक दिन की कहानी बताएगा। हमें पूरे साल का एक अंदाजा चाहिए। तो हम क्या करते हैं, साल की शुरुआत और साल के अंत की रकम को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते हैं। इससे हमें एक एवरेज मिल जाता है। और अब आता है फाइनल स्टेप। हम स्टेप 1 की क्रेडिट सेल्स को स्टेप 2 के एवरेज एआर से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे केस में जब $812,000 को $2,65,500 से डिवाइड किया गया, तो जवाब आया 3.06। ठीक है, तो हमारे पास ये नंबर आ गया -3.06। पर इस नंबर का मतलब क्या है? ये हमें बिजनेस के बारे में क्या बताता है? इस 3.06 का सीधा सा मतलब ये है कि कंपनी ने साल भर में लगभग 3 बार अपने पूरे एवरेज उधार को वसूल करके कैश में बदल लिया। इसको समझने का एक और तरीका है, दिनों में।
अगर हम साल के 365 दिनों को 3.06 से डिवाइड करें तो हमें पता चलता है कि कंपनी को अपने ग्राहकों से पैसा वसूलने में औसतन करीब 119 दिन लगते हैं। अच्छा, तो ये रेशियो बदल क्यों सकता है? मतलब ये ऊपर नीचे क्यों होता है? देखिए, ये बिना किसी वजह के नहीं होता। इसके पीछे कुछ ठोस कारण हो सकते हैं। हो सकता है कंपनी की कलेक्शन प्रोसेस बेहतर हो गई हो, या शायद उन्होंने अपनी क्रेडिट पॉलिसी ही बदल दी हो, जैसे ग्राहकों को पेमेंट के लिए 30 की जगह 60 दिन दे दिए हों। या फिर कोई बाहरी कारण भी हो सकता है, जैसे आर्थिक मंदी की वजह से सारे ग्राहक ही देर से पेमेंट कर रहे हों। पर यहाँ एक ज़रूरी बात ध्यान में रखनी होगी। किसी भी एक अकेले नंबर की तरह ये रेशो भी हमें पूरी कहानी नहीं सुनाता। हर चीज़ की तरह इसकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। तो हमारे सोर्स से जो एक बहुत ज़रूरी बात निकल कर आती है वो ये है कि सिर्फ इस एक नंबर को बेहतर बनाने के चक्कर में पड़ने के कुछ बुरे नतीजे भी हो सकते हैं। सोचिए, सेल्स टीम तो बहुत दोस्ताना हो, लेकिन कलेक्शन वाली टीम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव। ये तो ठीक नहीं है। इससे अच्छे ग्राहक भी नाराज़ होकर जा सकते हैं। और ये स्लाइड इसी बैलेंसिंग एक्ट को बहुत अच्छे से दिखाती है। कभी कभी जो नंबर देखने में खराब लगे, मतलब एक कम रेशियो, वो असल में बिजनेस के लिए एक सोचा समझा फैसला हो सकता है। जैसे एक थोड़ी ढीली क्रेडिट पॉलिसी रखने से रेशियो तो कम हो सकता है, पर शायद ज्यादा वफादार ग्राहक मिले और ओवरऑल सेल्स बढ़ जाएं। ये सब एक स्ट्रेटेजिक फैसला होता है। तो यहाँ से सबसे बड़ी सीख क्या है? वो ये कि असली खेल रेशियो एनालिसिस का है, सिर्फ रेशियो कैलकुलेशन का नहीं। इसका मतलब ये है कि हमें बड़ी तस्वीर देखनी होगी। ये रेशियो सिर्फ एक टूल है, कोई आखिरी फैसला नहीं। इसे हमेशा कंपनी की सेल्स और कस्टमर सर्विस स्ट्रैटेजी के साथ मिला के देखना चाहिए। और यहीं पर हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी सवाल पर आके रुकते हैं। क्या फाइनेंशियल एफिशिएंसी को बढ़ाना ही हमेशा सबसे अच्छी बिजनेस स्ट्रैटेजी होती है? देखिए, नंबर हमें बताते हैं कि क्या हुआ, लेकिन कंपनी की स्ट्रैटेजी हमें बताती है कि क्यों हुआ, और वो एक सही फैसला क्यों हो सकता है। तो अगली बार जब भी किसी कंपनी के बारे में सोचा जाए तो ये सवाल ज़रूर पूछना चाहिए, क्या ये कंपनी सिर्फ कुशल बनने की कोशिश कर रही है, या फिर वो लंबे समय की कामयाबी के लिए एक बड़ी और स्मार्ट स्ट्रैटेजी पर चल रही है? क्योंकि कभी-कभी सबसे सीधा रास्ता सबसे ज़्यादा फायदेमंद नहीं होता।